तो संपूर्ण विज्ञान की क्लास में आज हमारा टॉपिक है, आज पार्ट 3 है विज्ञान में। भौतिकी में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो पहले डाली है। आज पार्ट 3 का वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे बल एवं बल के प्रकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, सीधे सीधे उदाहरण आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि छोटे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें वो ज़्यादा वैज्ञानिक सवाल ना पूछकर वो सीधे आपसे जो डेली दैनिक जीवन में जो आपके उपयोगी हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं उनके उदाहरण देकर वो आपसे पूछता है कि इसमें भौतिकी का कौन सा नियम लगा है या भौतिकी का कौन सा सिद्धांत है। तो उससे क्या होता है कि हम क्या उसको अपने नेचुरली तो हम देखते हैं प्राकृतिकली प्रैक्टिकली, लेकिन जब हम उसको विज्ञान की भाषा में नहीं समझ पाते तो हम उसके विज्ञान में आंसर नहीं देते। तो आपको वो वैज्ञानिक जो शब्दावली है, जो भी बल आएंगे मैं आपको सारे बल बताऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बल एवं बल के प्रकार, फोर्स और टाइप्स ऑफ उसके फोर्स के टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से बल होते हैं, किस पर कौन सा बल लगता है, कब किस बल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वो सारे हम यहाँ सीखेंगे। बल से ही शुरुआत करेंगे, इसमें बल की परिभाषा जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं, उसका सूत्र पढ़ के आए न्यूटन के। आपका मैंने बताया था जब हमने न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, पहला नियम पढ़ा था, गति का सिद्धांत पहला, तो उसमें क्या था आपका, उसमें आपका बल निकल के आया था कि बल कोई चीज कोई होता है, ऐसा कारण होता है जिससे किसी चीज को हम रोक सकते हैं या किसी चीज को धकेल सकते हैं। दूसरा, हमने जब दूसरा सिद्धांत पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था बल का सूत्र, कि कितना बल लगेगा उसके लिए सूत्र था। ठीक है, F था, F बराबर है में, तो वो हम आगे आज डिटेल में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। बल, तो बल क्या होता है, सबसे पहले बल की परिभाषा हमने सीखा था। बल क्या होता है, एक ऐसा कारण जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को उसका स्थान परिवर्तन करवा पाए। ठीक है, अब स्थान परिवर्तन करने से मतलब है कि वो अपनी स्थिति चेंज कर ले। ठीक है, अब इसमें दो चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बल तो लगाते हैं लेकिन स्थान चेंज नहीं हो पाता, तो उसको आपको समझना है परिभाषा में। उसकी परिभाषा इस तरह है कि बल एक ऐसा कारण है जो किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन कर सके या करने की इच्छा जाहिर कर सके। ठीक है, मतलब वो इच्छुक है करने के लिए। टेंडेंसी टू डू फोर्स, उसको कैसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेंडेंसी, मतलब करने की क्षमता रखता है लेकिन मतलब कर रहा है वो लेकिन हो नहीं रहा उससे। ठीक है, तो बल की परिभाषा इस तरह से होती है। ठीक है, मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूं, आप स्लाइड में आप उसको देख लेंगे। तो देखें, हमने बल के लिए एक सरल सी भाषा में जो हमें समझ में आया हमने उसकी वही परिभाषा लिखी है कि बल भाई एक धक्का है जो वस्तु द्वारा, मतलब किसी भी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। आरोपित मतलब लगाया जाता है, जो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। अवस्था में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। मैंने आपको बताया था कि या तो मैंने कोई मान लीजिए कोई बक्सा है और अब बक्से को हाथ से धक्का रहा है तो या तो वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो गया तो हमने परिवर्तन ला दिया, या हमने बल लगाया लेकिन बल उतना नहीं था कि हम उसको खिसका पाए, तो उसमें हम कहते हैं कि हमने कोशिश तो की, प्रयास किया। कोई चेष्टा मतलब होता है आपका प्रयास। ठीक है, तो वो आपको समझना है बल की परिभाषा। अब हमने न्यूटन के दूसरे नियम से हमने इसका सूत्र निकाला था, F बराबर ma। ठीक है, m क्या था, तो जिन लोगों ने अगर क्लास नहीं करी तो क्लास जाके देखें, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। F मतलब होता है बल, बराबर m का मतलब यहाँ पर है आपका मास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं उसको द्रव्यमान, बिल्कुल सही। फिर गुणित ये a है, a का मतलब आपका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हिंदी में कहा जाता है त्वरण। ठीक है, ये हमारा सूत्र था। क्लियर है? अब हमारे पास सूत्र है, मैंने आपको इससे आपको निकालना सिखाई थी इसकी SI इकाई। SI मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें हम हर चीज को मतलब दूरी को मीटर में लेते हैं, समय को सेकंड में लेते हैं ना, और वजन को हम काय में लेते हैं, किलोग्राम में। तो ये आपको समझना है। ठीक है, दूसरा ऐसा नहीं कि SI मात्रा के होते हैं, और भी होते हैं। MKS होता है, CGS होता है। MKS का मतलब होता है MKS होता है एक आपका जो पद्धति होती है नापने की होती है MKS। ठीक है, एक आम की होती है CGS। ठीक है, जिसमें आप मीटर में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे और सेकंड में नापेंगे। तो इस तरह से होती है, लेकिन हम इसको ज्यादातर
विज्ञान को फॉलो नहीं करते, विज्ञान में हम फॉलो करते हैं एसआई, और ज़्यादातर आपको एसआई मात्रक ही आते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालने के लिए मैंने बताया था कि मुझे मान लीजिए एफ का निकालना है, तो एफ, अब मुझे यहाँ पता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एम मास ना, अब मास का जो एसआई मात्रक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमने सीखा था केजी होता है, तो हम कहेंगे यहाँ केजी, डॉट डॉट का मतलब गुणित, ये लिखा आपका त्वरण, त्वरण हमने देखा था कि त्वरण का जो त्वरण की जो परिभाषा थी मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम एक गति से जा रहे हैं और गति अचानक से चेंज करते हैं ना, मतलब समय के अनुसार गति में परिवर्तन, समय के अनुसार गति में, या जहाँ पे हम वेग कह रहे हैं वेग में परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसकी जो एसआई मात्रक था वो था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हम इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं हम? 1 न्यूटन। तो याद रखना जो न्यूटन, तो जो एफ है बल है उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम अगर थोड़ा सा विस्तृत करके लिखें तो उसको लिख सकते हैं केजी गुणित मीटर प्रति सेकंड। देखें इसमें आगे, अब देखें हमें न्यूटन एसआई मात्रक तो पता चल गया है, एक इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, सीजीएस मात्रक, ठीक है, हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप सिर्फ लिख लें कि 1 न्यूटन, हिंदी में लिखना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन, डायन नहीं डाइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होती है, और डायन क्या है, तो बल की सीजीएस इकाई, बल की सीजीएस इकाई, सीजीएस मतलब दूरी को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, और जो द्रव्यमान उसको ग्राम में नापेंगे, और समय को कायमान नापेंगे सेकंड में, तो वो सीजीएस इकाई कहलाती है, सीजीएस इकाई, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ज्यादातर तो एसआई पूछा जाता है, एसआई इकाई आपकी न्यूटन है, लेकिन अगर आपको सीजीएस आ जाएगा तो सीजीएस होता है डाइन, और इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। तो आप यहाँ से ये हमने सीख लिया बल, और बल की हमने बल की परिभाषा और बल का एसआई मात्रक, और एसआई मात्रक के साथ हमने सीख लिया बल का सीजीएस मात्रक, क्लियर है। अब हम समझेंगे अगली स्लाइड में बल के प्रकार, जिसको हम एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ, और फिर मैं आपको एक एक बल एक्सप्लेन करूंगा कि ये बल कहाँ पर लगता है और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। साथ में हम उसके उदाहरण भी देखेंगे, क्लियर है। तो उदाहरणों को आप एक काम करेंगे, आप जैसे मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप उस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और फिर से उस उदाहरण को आप लिख लें, क्योंकि वो उदाहरण ही आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट में लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी जो भी मैं एग्जांपल्स दूंगा आप उनको लिख लें, और जो मैं यहाँ पर टेबल पे बनाऊंगा आप उनको इस तरह से बना लेना, ठीक है। देखते हैं हम अभी बल के प्रकार। तो देखें हम बलों के प्रकार में इंपोर्टेंट बल ही पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत अनेक प्रकार के बल होते हैं, लेकिन जो भौतिक में आते हैं, जो भौतिक विज्ञान में जो बल आते हैं हम उनको पढ़ेंगे। अभी इस स्लाइड में हम देख रहे हैं 4 बल, ठीक है, चारों बलों को हम समझेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, और साथ में जो अभी उदाहरण देखेंगे इसके बाद और भी आएंगे, आप उनके उदाहरण देखेंगे। अभी मैंने ये 4 एक साथ लिखे, आप 4 एक साथ मत लिखना, आप एक एक कर लिखना, ठीक है। एक इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिखना, क्यों? क्योंकि मेरे बोर्ड पर मैं यहाँ पे बार-बार साफ कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे या बना रहे होंगे उसमें आप नहीं लिख पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करें, आप उनको एक एक कर लिखें, ठीक है, थोड़ा समझ कर। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और एक गुरुत्व बल, दोनों में आपको अंतर समझना है। क्या होता है, बहुत से लोग इसका अंतर नहीं समझ पाते हैं, कभी-कभी दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों एक नहीं होते, दोनों थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये जो है, अच्छा, विज्ञान के जनक जो है हमारे न्यूटन, जिनको हम आइजैक न्यूटन को विज्ञान का जनक मानते हैं या भौतिक विज्ञान का जनक मानते हैं, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल को बताया कि कोई भी दो वस्तु है, कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, कोई भी दो वस्तु है, उन दोनों के बीच एक आकर्षण बल होता है। उन दोनों के बीच क्या होता है? अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूं, ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, या फिर मैं इनको एक काम करूंगा, आप
ठीक है, आपको मैं ये समझा तो देता हूँ ओरली, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे से आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी नोट हो जाएंगी, बस आप समझ लें यहाँ से, ठीक है, समझ यहाँ से लें, टेलीग्राम से आप इसकी डेफिनेशन या परिभाषाएं जो होती है वो आप इसको लिख लेना, ताकि आपको बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हाँ, न्यूटन, आपको ये मैं न्यूटन के अनुसार बता रहा हूँ, जो न्यूटन ने बताया। कोई भी दो वस्तुएं हैं, उन दोनों के बीच एक आकर्षण बल होता है, उनके हिसाब से क्या बल होता है? आकर्षण बल होता है, मतलब ये वस्तु इसको आकर्षित करती है और ये वस्तु किसको आकर्षित करती है? इसके लिए, ठीक है, क्लियर है? मतलब ये वस्तु इसके आकर्षित करती है और ये वस्तु इसको आकर्षित करती है, तो इसको उन्होंने कहा है कि ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब कोई लोग इसको कोई छात्र ऐसा होता है जो जिसको पता नहीं होता, वो गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल को एक ही मानता है, वो समझता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी वाला होता है, पृथ्वी वाला नहीं होता। ये इन्होंने कहा है कोई भी दो वस्तु, सपोज करिए आप कंचे खेलते थे, आपने कंचे, अगर कभी-कभी ऐसा होता था कंचे हम पास में ऐसे रख देते थे तो वो चिपक जाते थे, वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण था, क्योंकि आपस में उन कंचों के बीच में एक आकर्षण का बल था। अच्छा, कभी-कभी आप कह रहे होंगे कि ये अगर हम दूर कर देते तब तो नहीं चिपकते, ठीक है। न्यूटन के अनुसार इस गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा बहुत कम होती है, याद रखना, बहुत क्या होती है? कम। मतलब जो बल ये दो वस्तुएं जो लगाती है वो बहुत कम लगाती हैं, और वस्तुओं के भार पर निर्भर करता है। वस्तुओं के किस पर निर्भर करता है? भार पर, के वस्तुएं कितनी भारी हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसकी परिभाषा समझनी है कि गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल का कार्य करता है, ठीक है, क्लियर है? इसको हम कहते हैं कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा वाला आता है आपका गुरुत्व बल, इंग्लिश में इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आता है गुरुत्व बल। अब आइए बात पृथ्वी की, ठीक है। गुरुत्व बल जिसको कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों में फर्क है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी होंगे वो लिख लेना, हो सकता है शायद वीडियो में छोटा दिखे, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है, वर्डिंग पे ही नोट कर लेना, उसको बाद में ना करें। तो गुरुत्व बल क्या होता है? अब गुरुत्वाकर्षण बल था कोई भी दो अन्य चीजों के लिए, मान लीजिए मैंने एक पेन ये लिया और एक पेन ये लिया, मैंने ऐसे रख दिया, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों इतनी दूर इसीलिए है क्योंकि इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। दूर है तब भी हम यही बोल रहे हैं, इतना दूर है तब भी हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल है, तभी तो ये कोई रुके हुए हैं, ये गया नहीं, समझ रहे हैं? तो हम तब भी इसको क्या कह रहे हैं कि एक आकर्षण बल है, दोनों के बीच में एक काम कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरुत्व बल की, तो गुरुत्व बल होता है पृथ्वी का। अब हम बात करते हैं गुरुत्व बल, तो पृथ्वी की एक प्रकृति होती है, पृथ्वी की एक प्रकृति है कि वो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर, याद रखना, सतह पर नहीं खींच रही है, वो कहां खींच रही है? केंद्र की ओर, ठीक है। तो ये पृथ्वी की प्रकृति होती है, या उसका नेचर ऐसा है कि किसी भी वस्तु को वो एक बल से अपनी ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है, याद रखना, सतह के ऊपर नहीं। सतह क्यों, केंद्र क्यों कह रहा हूं और सतह क्यों नहीं कह रहा है, इसका मीनिंग भी आप समझो। देखिए पृथ्वी की सतह समझ लीजिए इस तरह है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर खोलकर इसको गड्ढा कर दूं, ठीक है, तो कोई वस्तु आएगी क्या, वो यहाँ पर रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना, वो तो नीचे तक भी जाएगी। इसका मतलब वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर तक जाती रहेगी या नहीं, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से उसको समझना है कि पृथ्वी एक केंद्र की ओर क्या लगाती है? बल लगाती है, उसी को क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको ही हम जी, स्मॉल जी, जिसका मान हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक बल होता है, एक गति देता है, ग्रेविटी देता है, एक वेग होता है, ये जी गुरुत्व वेग होता है ना, जो जब भी वस्तु नीचे गिरती है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिरती है नीचे, जिसको ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं हम उसको, ठीक है, जी, गुरुत्वीय त्वरण, याद रखना। इस जी को क्या कहा जाता है?
गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी से ये गिरती है। अब तो हमने क्या समझा, गुरुत्व बल किस पे काम करता है, इसमें एक जो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी होना चाहिए, एक वस्तु आपकी पृथ्वी होना चाहिए और दूसरी वस्तु कोई अलग चीज होनी चाहिए, और वो चीज अपने आप को क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है। विद्युत बल, अब विद्युत शब्द, तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी में चलो कुछ नहीं जानते होंगे तो आप ये तो जानते होंगे प्लस माइनस। एक बैटरी होती, आपने देखा होगा एवर रेडी का या कोई भी सेल होता है, ठीक है, एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ क्या लिखा रहता है, माइनस। इसका मतलब उसमें दो रॉडें होती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, ठीक है, समझ में आया। और आपने एक चीज और देखा होगा कि आपने एक टॉर्च, मान लीजिए एक टॉर्च है, तो जब उसमें हम 3 सेल डालते हैं तो कैसे डालते हैं, मतलब एक एंड पर इस तरह से बना होता है, ठीक है। जब हम इसको लगाते हैं तो इसके पीछे यही आना चाहिए, आता है ऐसे। मान लीजिए 2 सेल वाली बैटरी है और यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है, और सॉरी हमने उसको माइनस माना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसका प्लस है और ये इसका प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से लगाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम इसको उल्टा लगाते हैं, नहीं लगाते। कारण इसका क्या है, ये आपका स्थिर विद्युत बल, क्योंकि वो बल ही काम नहीं करेगा, वो बल ही उसका काम नहीं करेगा। क्या होता है, मैं आपको इसकी परिभाषा भी लिखवा दूंगा। जब भी हम किसी बैटरी को माइनस प्लस लगाते हैं तो प्लस का माइनस से ही कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन जो करते हैं वो प्लस का के साथ करते हैं, माइनस के साथ। माइनस का माइनस के साथ नहीं करते, प्लस का प्लस के साथ नहीं करते, क्योंकि वो बल नहीं काम करेगा, वहां पे फॉल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, फॉल्ट। तो आपको एक चीज समझना है, स्थिर विद्युत बल आपका धनात्मक, वो धन और माइनस मतलब प्लस और माइनस से संबंधित है, ठीक है। तो ये इनको जो प्लस माइनस जो हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं, आवेश, चार्ज इंग्लिश में, ठीक है, चार्ज, हाँ, आयन, ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं आवेश। तो अब हम इसी को आगे समझते हैं कि जब भी हम माइनस से प्लस जोड़ते हैं तो काम करता है, लेकिन माइनस से माइनस जोड़ते हैं तो काम नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं कि जब स्थिर विद्युत बल में हम देखते हैं कि इसमें जो आपका धन होता है वो माइनस के साथ आकर्षण का काम करता है, याद रखना, ठीक है। प्लस माइनस के साथ आकर्षण का काम करेगा, माइनस प्लस के साथ आकर्षण का करेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ, तो ये दोनों विकर्षण का काम करते हैं, मतलब कार्य ही नहीं करते, एक दूसरे को विपरीत दिशा में फेंकते हैं, ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर, बिजली का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर आपका विद्युत ये काम करता है, कार्य करता है, ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा कुछ इस तरह से देखें जरा। तो परिभाषा में क्या रहेगा कि दो विपरीत, ठीक है, वैसे तो यही है कि ये आपका आवेशों के मध्य में काम कार्य करता है, तो उसमें आगे आप लिखेंगे दो विपरीत, वैसे तो आपको पूरे मिल जाएंगे लेकिन फिर भी आपको यहाँ समझने की थोड़ा सी, दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल, ठीक है, तथा दो समान आवेशों के मध्य विकर्षण होता है, ठीक है। इंग्लिश में आकर्षण को हम बोलते हैं अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और विकर्षण को बोलते हैं रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स ना। तो आपको उसको समझना है, ठीक है, क्लियर है। मैंने बताया आपको क्या होता है। देखो बैटरी का फंक्शन क्या है, मैं आपको ये भी समझाता हूं। देखिए ये माइनस क्या है, ये प्लस है, तो इसमें जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, माइनस से किसकी ओर जाएंगे, प्लस की ओर। देखो बैटरी क्या करती है, जब भी हम एक टॉर्च लगाते हैं तो उसमें कनेक्शन सर्किट को पूरा करती है, कनेक्शन को क्या करती है, पूरा। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं, ठीक है, मान लीजिए माइनस ना होता, क्या होता, प्लस होता, तो प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को विपरीत फेंकते हैं,
विपरीत फेंकते तो ये वापस से करंट इधर फेंक देता है नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। मतलब फिर से अब ये आयन जो होंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, ये अपने इधर से और ट्रांसफर करेगा, फिर इसके भी और इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का संचार के लिए महत्वपूर्ण अगर ये अगर आवेश आपके विपरीत नहीं होंगे, ठीक है, तो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। क्लियर है, ऊर्जा का संचार नहीं होगा। तो आपको ये समझना है इस तरह विद्युत बल किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका फोर्थ, चौथा, उसको हम चुंबकीय बल कह रहे हैं। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो दो चुंबकों के बीच में लगता है। ठीक है, आपने चुंबक देखी होगी। जब हम भौतिकी में चुंबक पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से देखते हैं। एक ब्लॉक होता है, चुंबक का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, जो एक साइड होती है वो इस तरह से रहती है और दूसरी साइड इस तरह से रहती है। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तरी ध्रुव, उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है एस, साउथ, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, आपको एक चीज याद रखनी है, प्लस माइनस का कोई सिस्टम नहीं है। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्लियर है? कैसे होता है, अब ये आपकी भौतिक घटना है, इसका विवरण आपको बाद में मैं कभी बताऊंगा। ये कहाँ काम आता है, आपने देखा होगा जब जो पुराने तीर्थकर होते थे, जाते थे, वो दिशा के लिए एक दिशा सूचक लेके जाते थे। दिशा सूचक क्या है, उसमें उनके एक डंडी जो रहती थी, इस तरह से एक डिब्बा रहता था, उसमें एक जगह एन लिखा रहता था, एक जगह साउथ लिखा रहता था। ठीक है, इधर ईस्ट लिखा रहता था, इधर वेस्ट लिखा रहता था, और वो कांटा मतलब वो जिस डायरेक्शन में ऐसे करते थे, वहां उनको ये पता चल जाता था, मतलब मान लीजिए ये कांटा इस तरह से हो गया, ठीक है, वो कांटा इस तरह से रहता था, इस तरह से हो गया, मतलब समझ लीजिए इधर उत्तर दिशा, और वो उत्तर के हिसाब से उन्हें पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है या दक्षिण में जाना है, उसका अंदाजा लगा लेते थे। तो वो इसी तरह से कार्य करता था, एक स्टिक होती थी लंबी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब हाँ, चुंबकीय बल भी होता है, वो आपके दो ध्रुवों के बीच कार्य करता है, लेकिन इसमें आवेशों जैसा है, जो आवेश थे आपके धनात्मक ऋणात्मक। जब भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर दूसरी चुंबक रखूंगा और यहाँ पर एन इसका नॉर्थ पोल हो, कौन सा पोल हो, यहाँ नॉर्थ हो, और यहाँ पर आपका साउथ पोल हो, ध्रुव, इधर उत्तरी ध्रुव हो और इधर कौन सा हो, दक्षिणी ध्रुव, तो आपस में ये विकर्षण करेंगे, मतलब ये आपस में एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलेंगे, विकर्षण होगा। और वहीं अगर यहीं पर मैं यहाँ पर साउथ ले लूँ, सॉरी यहाँ नॉर्थ ले लूँ और यहाँ क्या ले लूँ, साउथ, ऐसे में ये दोनों आकर्षित होंगे एक दूसरे के, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर बिल्कुल वो आवेशों वाला जो हमने पढ़ के आए वैसा ही सिस्टम क्या है कि यहाँ पर समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव होते हैं, वो आपस में विकर्षण का कार्य करते हैं, विकर्षण बल का बनाते हैं, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं, मतलब एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो वो आपस में चिपकते हैं, आपस में क्या करते हैं, चिपकते हैं, मतलब वो आपका समझ रहे हैं आप, चिपकते हैं, इसका मतलब वो आकर्षण बल का कार्य करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम कहते हैं चुंबकीय बल कहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका बल के प्रकार में आपको चुंबकीय बल मिल गया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमने 4 करे थे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम और देखते हैं और कौन कौन से बल हैं। स्लाइड बाय स्लाइड हम दो करके देखते हैं, जो मतलब समानता या एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, उन्हीं को हम देखते हैं। मैंने बताया आपको, मैं ज्यादा बल नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो बहुत होते हैं केमिस्ट्री के, बहुत सारे बल, प्रबल बल, दुर्बल बल इत्यादि बल होते हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में हमें पढ़ना है और जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल इस तरह से कार्य करता है, मान लीजिए एक बक्सा है या बॉक्स है, इसको मैं यहां से एक बल दे रहा हूं F बल, और एक यहां से इसको बल दे रहा हूं F। ठीक है, यहां से भी मैंने बल दिया और यहां से भी मैंने क्या दिया, बल दिया। अब क्या होगा? ठीक है, संतुलित बल की बात कर रहे हैं। ये बक्सा खिसक नहीं रहा है, ये बक्सा क्या नहीं हो रहा है, खिसक नहीं रहा है। मैंने इधर से भी बल लगाया, उधर से भी। क्यों नहीं खिसक रहा? क्योंकि F1 और F2 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। F1 और F2 कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब आपको संतुलित बल से समझना है कि एक मतलब किसी वस्तु पर
हम बल लगा रहे हैं और बल लगाने से वो वस्तु हिल नहीं रही है, ठीक है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही, इसको हम हिल नहीं रही तो कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था, ठीक है, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, इंग्लिश में हम कहते हैं उसको इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्यावस्था। तो वो साम्यावस्था में है, ठीक है, किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और वो कैसी अवस्था में है, साम्यावस्था में, इसको हम कहते हैं वो भैया बल कैसे है, संतुलित बल है, ठीक है। संतुलित बल के लिए आपको याद रखना मैग्नीट्यूड, हमने बात की थी कल, मतलब इससे पहले की क्लास में बात की थी कि कोई भी राशि है उसमें दो चीज होती हैं, एक होता है उसका मान, एक होती है दिशा। तो यहाँ दोनों के मान बराबर है, मान कैसे हैं, यहाँ मान बराबर है दोनों कोषों के, लेकिन इनकी दिशा कैसी है, विपरीत। अगर विपरीत दिशा नहीं होगी तो क्या होगा, विपरीत दिशा नहीं होती, दोनों एक ही साइड से लग रहे होते तो डबल स्पीड से भागता होगा, ठीक है। तो संतुलित के लिए क्या चाहिए, मान बराबर होने चाहिए बलों के, और दूसरा क्या, विपरीत दिशा में होने चाहिए, तभी साम्यावस्था हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसको थोड़ा समझना है आपको। मान लीजिए आपको पता है होता है, लेकिन हम उसके वैज्ञानिक शब्द नहीं जानते हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक बक्सा इसी तरह है, मैंने यहाँ पर एक बल लगाया F1, उस साइड से लगाया F2, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, F1 does not equals to F2। F1 और F2 दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन मैंने कहा इनकी दिशा कैसी है, विपरीत है। दिशा कैसी है, विपरीत है, लेकिन मान बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से कार्य करता है। अब क्या होगा, जिसका मान ज्यादा होगा उस दूसरी तरफ वो खिसकने लगेगा। मान लीजिए F1 ज्यादा है, जो इधर से बल लगा रहा है वो क्या है, ज्यादा है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो उस तरफ वो क्या करने लगेगा, खिसकने लगेगा डब्बा ना, होता है इस तरह। तो ये असंतुलित बल है। संतुलित बल जो एक बीट स्टोन, इंग्लिश भौतिक में एक ब्रिज आता है, इसको बीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। बीट स्टोन शायद हिंदी में पुल कहा जाता हो या कुछ बांध कहा जाता हो, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो आप उसको देखें ना, बीट स्टोन, उसमें ये काम करता है, ठीक है, बीट स्टोन। तो उसको याद रखना संतुलित बल कहाँ कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको बलों के प्रकार आपके 4 और 2 6 बल हो गए। दो बहुत महत्वपूर्ण बल पढ़ने वाले हैं अगली स्लाइड में, हम उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये दो बल हमें पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां अभिकेंद्रीय बल और 8वां आपका अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बल मतलब फोर्स, ठीक है, और इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो आपको इसको समझना है। अब इनको समझने से पहले मैं आपको कुछ जो हमने गति में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ठीक है। वहां पर हमने जड़त्व पे पढ़ा था, याद है आपको जड़त्व, जिसको इंग्लिश में मैं कह रहा था एनर्जी पढ़ा था, ठीक है। और वहां एनर्जी हमने पढ़ा था कि एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक रेस्ट और एक मोशन, एक गति का और एक गति का और एक स्थिरता का, ठीक है, गति और स्थिरता का पढ़ा था। वो हमने कब पढ़ा था, जब वस्तु सीधी गति कर रही है, याद रखना। वो जो दो प्रकार का जड़त्व हमने कब पढ़ा था, जब वस्तु कैसी जा रही थी, सीधी, या तो बस मैंने बताया था दोनों कार्य करते हैं। जब रुकी हुई बस अचानक से चल जाए, जब रुकी हुई बस अचानक से चल जाए, या फिर चलती हुई बस अचानक से क्या हो जाए, रुक जाए, तो वो तो सीधी उसमें होगा ना। इसीलिए जो जड़त्व था वहां हमने कितने प्रकार का पढ़ा था, 2 प्रकार का। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जड़त्व होता ही कितने प्रकार का, तो वहां 2 प्रकार का था, लेकिन कुल अगर हम देखें तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर क्या होता है ये पता नहीं रहता किसी को, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताता हूँ कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सबसे पहला है गति वाला, जो हम पढ़ के आए गति, ठीक है। दूसरा है आपका स्थिरता का गति, ठीक है। और
जो अगला होता है वो होता है दिशा का जड़त्व। क्या होता है? दिशा का जड़त्व। कहाँ काम करता है, कैसे करता है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले आप समझें गति, स्थिर और दिशा। गति का क्या उदाहरण था? गति का उदाहरण था जब आपकी बस चल रही है, जब आपकी बस चल रही है, आप उस पर बैठे, अचानक से ब्रेक लग गया, अचानक से ब्रेक लग गया, अचानक से ब्रेक लगने से क्या हुआ कि आप गति में थे और गति के चक्कर में आप अचानक से ब्रेक लग गया, ब्रेक रुकी तो आपका लोअर बॉडी रुक गई और आगे वाली बॉडी आपकी क्या हो गई, आगे सर पे लग गई। तो इससे जो होता है गति से हमारा आगे सर उठता है, ये समझो। गति से हम रुकेंगे तो कहां रुकेंगे, आगे, ठीक है। स्थिरता से क्या होगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, गति से जाएंगे तो आप आगे रुकेंगे। जब आप रुके रहेंगे, अचानक से रुके रहेंगे और फिर से आप अचानक से चल जाए ना, गाड़ी रुकी है, अचानक से क्या हो गई, चल गई, तो आप कहां जाएंगे, पीछे की ओर, ठीक है। मतलब आप स्थिर रहेंगे तो पीछे से ठुकेंगे या सर फूटेगा आपका पीछे की साइड से, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका आता है दिशा, ये वहां पे नहीं था, सीधी लाइन नहीं था, ये दिशा वाला कहां था, मैं आपको समझाता हूं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी सड़क पर इस तरह से जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं, ठीक है, या बस होती है, बस मोड़ती है अचानक से इस तरह से मुड़ती है, तो आप क्या होता है, जब इस तरह से मुड़ेंगे तो आप उस तरह बाहर की ओर फेंकते हैं। नोटिस किया होगा, जब भी उसने क्या लिया, टर्न लिया, आप क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ फेंक रहे हैं ना, गेट में से टकराते हुए। कारण क्या होता है, क्योंकि भैया उसकी पहले दिशा ऐसी थी और वो दिशा अचानक से क्या हो गई, चेंज हो गई, ना यहाँ रुकी है ना गति में, गति तो वो चली गई, अचानक से वो दिशा उसने बदल दी। तो दिशा बदलने से उसी दिशा में आप आगे बढ़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो एक होता है आपका गति का जड़त्व, एक होता है आपका स्थिरता का जड़त्व और एक होता है आपका दिशा का जड़त्व। इस प्रकार ये तीन जड़त्व होते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ये होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये तीन इनर्शिया, तीन जड़त्व समझना है, ठीक है। वहां पर दो क्यों थे, क्योंकि वहां सिर्फ सीधी गति थी, मोशन जो हो रहा था वो कैसा हो रहा था, सीधा हो रहा था, इसलिए हमने वहां दो प्रकार से पढ़े थे, क्लियर है। तो ये आपका, मैंने आपको यहाँ जड़त्व समझा दिया, तो जड़त्व के प्रकार आपका जो टॉपिक अगर छूट भी गया तो वो यहाँ पे आप कवर कर लीजिए, क्लियर है। अब आप देखते हैं हम अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो आप स्लाइड में देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। अब हम देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट बल थे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, जिसको इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स और इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मैं आपको इसकी थ्योरी से ना लेके मैं आपको इसको उदाहरण से लेता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे मेन एग्जांपल लेते हैं। आपने जो कि हमने बेसिकली उपयोग किया है या जो हम ज़्यादातर महसूस करते हैं वो वाला, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल आपने देखा होगा जब आपके एक गोलाकार रोड हो, ठीक है, गोलाकार क्या हो होती है, मतलब अचानक से एक टर्न आ जाता है और इस रोड पर अगर आपकी गाड़ी या कुछ जा रही है ना, तो वो क्या करता है, ज्यादातर स्लो कर लेता है। मान लीजिए अगर उस गाड़ी को या कार को या आप बस जा रहे हैं, बस वो स्लो ना करे और सीधा चलाए, सीधा क्या करे, चलाए, तो क्या होगा, अगर इस कार को वो स्लो ना करे, सीधा चलाए उसी स्पीड में, तो ये क्या होगा, ये बाहर की ओर, इसके वेग के कारण बाहर की ओर क्या हो जाएगी, फेंक जाएगी, ठीक है, बाहर की ओर क्या कर जाएगी, फेंक जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि वृत्तीय गोलाकार पथ में अगर हम कार को ले जाएंगे उसी स्पीड से जिस चाल से वो पहले से आ रही थी, तेज चाल से, तो उसी गति से वो बाहर की ओर फेंक जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बचाना है कि बाहर ना जाए। तो हम क्या करते हैं, इस रोड का डिजाइन इस साइड से करते हैं कि इस वृत्तीय केंद्र की तरफ एक बल लगे, केंद्र की तरफ एक क्या लगे, बल लगे, जो कि क्या करे, इसको बचाने में हेल्प करे। अब बचाने में हेल्प कैसे करेगा, देखें,
जब हम, ठीक है, आप इसको समझे थोड़ा सा। हमने कहा कि एक गाड़ी आ रही थी और वो अपनी चाल को नहीं चेंज कर रही, बदल नहीं रही, उसी गति से जा रही है। तो उसी गति से जाएगी तो अगर वो एकदम से टर्न लेगी तो उसी वेग से वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ फेंक सकती है। इसको बचाना है, ये हमें ऐसा नहीं करवाना, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, अंदर की ओर बनाए रखना है। तो हम क्या करते हैं, इस रोड का डिजाइन इस तरह से करते हैं कि हम उस साइड को थोड़ा सा उठा देते हैं। जो बाहर की तरह की सतह होती है, जो बाहर साइड होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऊंचा उठा देते हैं और अंदर की सतह को थोड़ा सा दबा देते हैं। इससे क्या होता है कि इसको एक बल मिलता है जो केंद्र की ओर लगता है। क्या होता है, इससे बल मिलता है जो कि क्या लगता है, केंद्र की ओर लगता है। और इसी बल का नाम जो केंद्र की तरफ लग रहा है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। अब इसकी बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इस तरह से इसकी कि अभिकेंद्रीय बल एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु को जो वृत्ताकार पथ में घूम रही है, जो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, उसको केंद्र की ओर झुकाकर रखने का कार्य करता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। एक प्रकार का बैलेंस, संतुलित बल है। उस प्रकार का संतुलित नहीं कि और पढ़ के आए, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब गाड़ी के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको इस तरह से ऊंचा बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं तो आप समझ गए कैसे कार्य कर रहा है। आप इसको एक बार रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो में जाए, बैक साइड से मैं आपको क्या बोला वो आपको रिपीट करना है। एक गाड़ी जो वृत्ताकार पथ में जा रही है उसी वेग से, अगर उस वेग में सीधी सड़क होगी, उठा नहीं होगा तो क्या होगा, उसी वेग से वो बाहर फेंक जाएगी। उसको हमें बाहर फेंकने से बचाना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस रोड के बाहरी हिस्से को ऊंचा उठा देना है और नीचे जो साइड वाला हिस्सा उसको नीचे दबाना है। इससे क्या होता है कि उसको एक बल मिलता है जो कि कौन सा बल होता है, केंद्र की तरफ बल लगता है, उसी को हम बल को कहते हैं कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको इसमें समझाता हूं, ठीक है। सेम उदाहरण है, बस इसमें थोड़ा सा एक अंतर है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब मोटरसाइकिल रेस होती है, ठीक है, मोटरसाइकिल रेस का जो रोड होती है वो कुछ इस तरह से टेढ़ी होती है और वो कहीं से उठी हुई नहीं होती, वो कैसी होती है, सीधी होती है। तो आप कहेंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कार्य करता है, ठीक है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करने के लिए एक बैलेंस बल है। अगर मान लीजिए गाड़ी यहाँ पे आए और अचानक से मुड़े, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी है यहाँ से आ रही है, अचानक से उसी स्पीड में मुड़ेगी तो ये बाहर की तरफ क्या हो सकती है, रोल हो सकती है, गिर सकती है, क्योंकि वो बल कार्य नहीं करे। वो बल कार्य कराने के लिए जो मोटरसाइकिल चलाता है, चालक जो होता है, ड्राइवर जो होता है, वो क्या करता है, एक टेक्निक अपनाता है। वो टेक्निक अपनाता है कि गाड़ी को अंदर की ओर झुका लेता है। अंदर की ओर झुका लेगा तो खुद भी झुक जाएगा और जिससे वो केंद्र की ओर झुका हुआ महसूस करता है, मतलब वो अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग कर लेता है, केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लग जाता है। जब वो इस तरफ मोड़ लेगा तो वो इस तरफ की ओर झुक जाएगा, तो इससे भी इसका अभिकेंद्रीय बल बना रहेगा। जब फिर से इस तरफ लेगा तो इस तरफ झुक जाएगा और इससे उसका अभिकेंद्रीय बल बना रहेगा। तो ये अभिकेंद्रीय बल एक प्रकार का बैलेंस है जो कि वृत्ताकार परिपथ में घूमने के लिए उपयोगी होता है। आपको एक चीज समझना है, क्लियर है, ठीक है। ये कहां पर कार्य आता है, मौत के कुएं में इसका कार्य है। मौत का कुआं देखा होगा सर्कस में, उसमें जो ड्राइवर होता है वो भी एक एंगल से गाड़ी को घुमाते हुए चलाता है ताकि वो केंद्र की ओर ना गिरे, एक बल का कार्य करता है, ठीक है, झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां पर ये कार्य करता है, क्लियर है। मेन जो हमारी ट्रांसपोर्ट रोड होती है, जो नॉर्मल सड़क होती है जिस पर बस चलती है या फिर कार चलती है, वो हमारी उसमें हम क्या होता है कि कार पर हम झुक थोड़ी सकते हैं एक साइड, इसलिए वो वहां पर आपका झुकने से बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए वहां पर रोड उठाना पड़ता है। और यहाँ पर ड्राइवर का एक्सपर्ट एक्सपीरियंस देना होता है वो कितना अच्छा चला पाता है, इसलिए तो उसके रोड ऐसे बनाए जाते हैं, क्लियर है। अगर उनको रोड जिताना हो तो वो सीधी रोड ना बना दें, ठीक है, तो आपको वहां पर रोड उस तरह से बनाया जाता है क्योंकि वहां एक्सपर्टनेस देखी जाती है, क्लियर है। तो आपका ये सेकंड एग्जांपल हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। बाकी उदाहरण आप समझेंगे, आपको मैं नोट्स पे दे दूंगा टेलीग्राम की लिंक पर, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अगला है आपका अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल, इसके लिए आप समझे थोड़ा, इसमें हम कहते हैं भारीपन, ठीक है। मैं आपको एक समझाता हूँ भारीपन। अच्छा, भारीपन का मतलब क्या होता है?
वजनदार ना, कोई चीज भारी कण, जिसको हिंदी में विज्ञान की भाषा में हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर ज्यादा भारी है, भारी मात्रा ज्यादा उसकी, तो हम कहेंगे उसमें घनत्व ज्यादा है, और जिसमें भारी में भारी कम है, जो कम भारी है उसमें कहेंगे घनत्व कम है। जैसे कि मान लीजिए तेल है, ठीक है, तेल होता है पानी की सतह पर तैरता है, तो कौन हल्का हुआ? तेल का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। इससे आपका घनत्व समझ गया। तो यहाँ पर घनत्व मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको उदाहरण में हम घनत्व से ही समझना है। ठीक है, आपने एक उदाहरण देखा होगा वॉशिंग मशीन। सबसे पहले हम समझते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का डब्बा कुछ इस तरह से होता है, इसमें यहाँ कुछ छेद हो रहे होते हैं। ठीक है, बीच में एक एक्सल होता है जो घूमता है। ठीक है, इस तरफ भी छेद हो रहे होते हैं और नीचे भी छेद हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आप इस पर डालते हैं गंदे कपड़े। ठीक है, आपने इसमें गंदे कपड़े डाले, गंदे कपड़े डालने के साथ आपने इसमें डाला पानी के साथ आपने डाला इसमें डिटर्जेंट या निरमा जो भी है। ठीक है, अब निरमा क्या करता है? कपड़ों पर लगी होगी धूल को वो कपड़े से बाहर निकालता है। डिटर्जेंट का काम क्या है? बंद तोड़ना होता है ना, कपड़े में बंद तोड़ना। तो बंद तोड़कर वो धूल के कणों को अलग कर देगा। जब आप उसको घुमाओगे तो कुछ इस तरह से घूमेगा कि सारे कण उसके क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब जैसे धूल के कण अलग होंगे, ठीक है, और धूल के कण पानी के कण से कैसे होते हैं? भारी होते हैं। मतलब धूल के कण का घनत्व ज्यादा होता है, पानी का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। तो क्या होगा? धूल के कण बाहर की ओर फेंक जाएंगे। धूल के कण कहाँ फेंक जाएंगे? बाहर की ओर, और बाहर की ओर फेंकेंगे। ठीक है, बाहर की ओर फेंक जाएंगे, क्या ज्यादा घनत्व वाली चीज बाहर जाएगी, या वो नीचे जम जाएंगे, या वो क्या हो जाएंगे? नीचे जम जाएंगे। इसको हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। दूसरा उदाहरण है आपका, ये तो हो गया आपका वॉशिंग मशीन वाला। दूसरा है, ठीक है, इस आपस में जो पानी है वो अंदर यहाँ पे बीच में बचा रहेगा। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका सेकंड उदाहरण, वो है आपका दूध से क्रीम निकालने वाला। दूध से क्रीम के लिए क्या किया जाता है? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक बर्तन लिया जाता है, बर्तन में भरा जाता है दूध। ठीक है, और बीच में एक इसमें अरई या जो भी हम कहते हैं उसको, जो घुमाने का यंत्र होता है, उसको डालते हैं और उसको हम क्या करते हैं? जोर जोर से घुमाते हैं। जोर जोर से घुमाने से ये क्या होता है? पूरा घूमने लगता है। घूमते ये टुकड़ों में, ऐसे कणों में बढ़ जाता है। जो मोटे कण होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रीम के कण। ठीक है, जो क्रीम के कण होते हैं वो क्या होते हैं? बार बार ये इधर उधर टकराएगा बार बार, तो क्रीम निकलेगी। अब क्रीम क्या होता है? क्रीम होती है हल्की। क्रीम जो होती है कैसी होती है? हल्की होती है दूध से। क्यों? क्योंकि अब क्रीम डाल के देखना, क्रीम देखा आपने, जब दूध हम गर्म करते हैं तो उस पर जो मलाई होती है उसकी कोई क्रीम होती है, मलाई होती है वो ऊपर सतह पर तैर जाती है। इसका मतलब उसका घनत्व कैसा है? कम है। तो आपको ये समझना है कि जो क्रीम के कण होंगे वो हल्के होंगे, तो वो क्या होगा? टकरा कर इस डंडे की तरफ या बीच में इकट्ठे होना चालू हो जाएंगे, और जो दूध होगा वो कहाँ जाएगा? आपका बाहर की ओर, और हम इस क्रीम को क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपके दूध से क्रीम निकालने का फंक्शन भी इस तरह से ही आपका कार्य करता है अपकेंद्रीय बल पर। क्लियर है? ठीक है, तो जो मुख्यतः उदाहरण पूछे जाते हैं वो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किए। ठीक है, अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। कभी परिभाषा नहीं आएगी प्रतियोगी परीक्षा में, आपको सिर्फ आता है इसके प्रयोग। ठीक है, उदाहरण आते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो थोड़े बहुत 2 बल और रह गए हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं, बाकी बहुत सारे हैं जो हमें नहीं पढ़ने, तो 2 बल करके हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगले 2 बल। नेक्स्ट है आपका बल युग्म। अब बल युग्म क्या है? युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब हम जानते हैं जोड़ा। इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर आपको थोड़ा मैं उदाहरण से समझाऊंगा। ठीक है, दो समांतर तथा विपरीत, याद रखना मैंने क्या बोला? समांतर तथा विपरीत बल, ठीक है, जिनके मान बराबर हो, एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं। आप परिभाषा को हिंदी मत समझे, हिंदी में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझें। ठीक है, सब डेफिनेशन समझ में आया? 2 समांतर बल
जो दोनों अपोजिट हो, दोनों कैसे हो, विपरीत हो, दो विपरीत समांतर बल जिनके मान समान हो और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, आपका देख पहले एक बोतल देखें, मान लीजिए एक बोतल है पानी, ठीक है, और उस पर एक लगा होता है, इस तरह से रहता है। ये ढक्कन को मुझे खोलना है, क्या करता हूँ, बड़ा आसान है, पकड़ते हैं खोल देते हैं ना। इसमें आपकी भौतिकी का बल एक काम आता है, आप उसको करते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कुछ देर के लिए मैं इस बोतल को थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, तो ढक्कन मुझे कुछ इस तरह दिखे ना, सही है। अब इस ढक्कन को मुझे खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह पकड़ूंगा और पकड़ने के बाद इस तरह से इसको घुमाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो एक बल मुझे इस तरह लगाना पड़ेगा और एक बल इसको इस तरह लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा था कि दो समांतर तथा विपरीत बल, समांतर हैं कैसे हैं, विपरीत है, और मानों में भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, अभी मेरा ढक्कन खुल जाएगा, मतलब जो मैं बल का प्रयोग कर रहा हूँ वो सही हो। क्लियर है, तो इसको हम कहते हैं बल योग। क्लियर है। अब मैं आपको एक थोड़ा समझाता हूँ उदाहरण से कैसे करना है, कैसे हम करवाते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से समझेंगे आप। मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल का ढक्कन। अब अगर मैं अभी मैंने कहा समांतर है मुझे लगाना है, लेकिन मैं समांतर नहीं लगा रहा, मैं तो मेरी मर्जी से अभी इस पे मैं एक ही साइड से बल लगा रहा हूँ। क्या मैं इसको एक साइड से बल लगा के खोल सकता हूँ, कितनी भी ताकत लगा के? शायद खुल जाएगी, लेकिन शायद हो सकता है ना भी खुले ना, बहुत बल लगाना पड़ेगा खोलने के लिए। लेकिन यदि इसमें वही बल योग में लगाऊं कि एक विपरीत और बराबर फोर्स, तो बहुत आसानी से खुल जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो बहुत ईजी है, पकड़ के मुझे सिर्फ क्या करना है, एक बार इसको विपरीत बल लगाना है, तो ये ढक्कन का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं कि बल योग। तो बल योग में आपका कहाँ प्रयोग होता है, बेसिकली जब आप किसी बोतल का ढक्कन खोल रहे हो, या फिर आपने स्टीयरिंग देखी होगी, स्टीयरिंग देखा होगा कार का या ट्रैक्टर का, उसमें भी आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोग आप पकड़ते हैं ना, एक हाथ यहाँ रखते हैं, एक हाथ यहाँ रखते हैं, जब मुझे इस साइड मोड़ना होता है तो इसको इस तरफ और उसको इस तरफ करते हैं। इसमें उसको कम बल की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। चलाने तो वो एक हाथ से भी चला सकते हैं, लेकिन उसको बल अधिक लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आप दोनों हाथों को इस तरह रखेगा तो वहां पर बल की आवश्यकता क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर बल योग खत्म होता है। आपको नोट्स टेलीग्राम की लिंक आईडी पर मिल जाएंगे, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे डाल देना, मैं आपको नोट्स भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया वीडियो तो आगे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, वैसे कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं तो फ्री है, अच्छा है आपके लिए। दूसरा, इसकी कंटिन्यू क्लास इस तरह से चलती रहेगी। मैं आपको भौतिक विज्ञान जो पढ़ा रहा हूँ उसको कुछ इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको दैनिक जीवन में जोड़ते हुए, ताकि आपके लिए वो दिमाग में रहे। आप अगर इसको एक एक बार रिवाइज कर लेंगे या एक बार अपने सहपाठी को समझा देंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अपने मन से भी आप सोच सकते हैं कि इसका और क्या उदाहरण हो सकता है, वो भी आपका यहाँ पर कार्य करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से इसको पढ़ना है हमको। ठीक है, तो आज हमारा ये बल के प्रकार हमने खत्म किया है। बल के सारे प्रकारों को हमने कोशिश किया है कि जो भौतिकी में है वो हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण था, अभी इतने बल नहीं पढ़ने हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वो हमें पढ़ना है। और गुरुत्वाकर्षण बल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे आपको, तो हम उसको पार्ट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 3 हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू।